Good morning everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी विषय को लेकर पुनः आपके समक्ष हूँ और जिस प्रकार की मेरे सभी छात्रों को अच्छे से पता है कि इसकी पहली कक्षा में हम लोगों ने अपनी पुस्तक का पाठ 3 कोणार्क का सूर्य मंदिर समाप्त किया था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ बना है, कैसे बना है, कब बनाया गया था और उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। और यह पाठ हम लोगों ने एक यात्रा वृत्तांत के रूप में पढ़ा था। यात्रा वृत्तांत जैसे कि अब आप सभी को अच्छे से पता होगा कि किसी भी स्थान की यात्रा करने के पश्चात जब हम उसके बारे में बहुत विस्तारपूर्वक लिखते हैं और दूसरों को उसे बताते हैं तो वह जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में हम लोगों ने ये देखा कि यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें मुख्य होती हैं, किन चीज़ों का उल्लेख स्पेशली या विशेष तौर से किया जाता है। जैसा कि हमने इस पाठ को पढ़ा था कि हम जब कोणार्क के लिए निकले थे तो उसके लिए हम लोग पुरी तक पहुंचते हैं। उसके लिए आप बस, टैक्सी, हवाई जहाज़ किसी भी रास्ते से जा सकते हैं और फिर वहां से आप कोणार्क पहुंचते हैं। कोणार्क में सबसे मुख्य जो देखने के योग्य स्थान है वो है वहाँ का सूर्य मंदिर। फिर हमने ये जाना था कि कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वह समुद्र के किनारे से है। आइट साइड जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो बहुत सारी हमें नारियल के पेड़ दिखाई दिए, बहुत हरियाली थी और उनके पीछे ही हमें हर जगह पर समुद्र का लहराता हुआ तट भी दिखाई दे रहा था। और जब हम सूर्य मंदिर पहुँचे तो वो हमारी अनुमान से भी कहीं अधिक सुंदर था। हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था वो उससे भी ज़्यादा भव्य था। भव्य मतलब बहुत विशाल था। और जब हम वहाँ बहुत पास में पहुँचे तब हमने देखा कि वह पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ है और उसका जो प्रवेश द्वार जिसका एंट्री गेट है वह बहुत ही चौड़ा बना हुआ था। जो बाहर से हमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा था वही मंदिर पास से हमें अच्छा खासा लंबा दिख रहा था। उसका जो गेट था वहाँ पर दोनों ओर 2 शेरों की मूर्तियाँ बनी हुई थी जिनके मुंह में हाथी दबोचे हुए थे जो शायद शेर की ताकत को दिखाते थे। वहाँ पर शायद उन मूर्तियों को बनाने का जो रीज़न था वो शायद उस समय के जो राजा हैं उनकी विशिष्टता बताने का रहा होगा। और सबसे बड़ी खासियत हमने जो बाहर से देखी कि वो जो पूरा मंदिर था सूर्य मंदिर वो एक सामान्य आकृति में नहीं था, वो एक कैसा था, एक रथ की डिज़ाइन में था, है ना। और रथ भी कैसा था जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं, 1-2 पहिए नहीं थे, पूरे 24 पहिए उसमें दिखाए गए थे पत्थरों से बने हुए। और वो जो रथ था उसमें आगे घोड़े की आकृति भी थी और उस रथ में जो उसका सेंटर था, बीच का हिस्सा था, वहाँ पर भगवान सूर्य की मूर्ति दिखाई दी हमें। और वो जो पहिए लगे हुए थे वो कोई सामान्य पहिए की आकृति नहीं थी। वहाँ पर उस मंदिर को रथ के आकार में बनाना, रथ में 24 पहियों को बनाना, उसका एक रीज़न ये था कि वो जो पहिए थे उनको इस तरह से बनाया गया था कि उन पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता था और सूर्य की रोशनी गिरने पर जो उनकी परछाई बनती थी वह परछाई में उन पहियों में जो तीलियाँ लगी थी वो अपने आप में उस समय दिन का एक सही समय दिखाते थे। तो इस प्रकार वो जो पहिए थे या जो पहिए की आकृति वहाँ बनाई गई थी वो अपने आप में एक धूप घड़ी का काम कर रही थी। यानी कि आज से हज़ारों साल पहले की जो शिल्प कला थी वो सिर्फ एक सामान्य शिल्प कला नहीं थी, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तौर से भी बहुत सही होती थी और विज्ञान से जुड़ी हुई भी थी। इन्हें आप सोच नहीं सकते हैं कि पहले के लोगों का इतना ज़्यादा दिमाग चलता था या उनकी क्षमता जो थी वो इतनी अविस्तृत थी, हमारी सोच से भी कई आगे थी। यानी वो जानते थे कि मान लीजिए अगर भविष्य में कोई व्यक्ति यहाँ आता है या कोई व्यक्ति रास्ता भूल कर यहाँ आ जाता है तो उसके पास घड़ी तो नहीं होगी। आजकल जैसे आप देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास घड़ी होती है हाथ में बंधी हुई, और आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, आप फटाक से उसमें देखते हो समय पता कर लेते हैं। अलग अलग स्थानों पर समय भी थोड़ा आगे पीछे चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए हर किसी के पास ये साधन नहीं होता था पहले, तो कोई राहगीर, कोई व्यक्ति जब वहाँ पर आएगा तो वो समय का अंदाज़ा कैसे लगाएगा। तो उन्होंने उन आकृतियों को, उन मंदिर के पहियों को कुछ ऐसा बनाया था कि उसकी तीलियों के आधार पर वहाँ आने वाला व्यक्ति समय की सही गणना कर सकता था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत कला है।
हर किसी में ये कला कौशल देखने को नहीं मिलता है। और कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से वह मंदिर जो है वो बहुत विख्यात भी है और प्रसिद्ध भी है। फिर हमने ये जाना था कि वह मंदिर जो है वो एक ऐसे स्थान पे था जो समुद्री स्थान पे था। तो वहाँ पर क्या होता था, बाहरी देश से आने वाले जो यूरोपीय लोग होते थे वो लोग वहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ का जो तट था वो बहुत सुगम लगता था, साधन वहाँ संपन्न थे, वहाँ स्थान भी बहुत विस्तृत था। मतलब जब वो लोग व्यापार के लिए आते थे तो उनको उतरने के लिए, वहाँ से अपना सामान आगे ले जाने के लिए, देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचाने के लिए सरलता महसूस होती थी। तो उन्होंने उस जो बंदरगाह बना था, जो स्थान था, उसको ब्लैक पैगोडा का भी नाम दिया था। फिर एक चीज़ हमने और देखी थी कि यह मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और उस समय बनाने वालों ने बहुत मेहनत से 12 साल लगे थे और 12 साल तक लगातार 1200 लोगों ने कंटिन्यूसली उस मंदिर को बनाने के लिए वर्क किया था, काम किया था, है ना। उसके बाद में ये सुंदर सा इतना भव्य वाला मंदिर बनकर तैयार हुआ था। किंतु जब कुछ 4-5 साल 100 साल बीत गए, 16वीं 17वीं शताब्दी जब लगी थी, तो जो आपकी समुद्री हवाएं होती हैं, कभी कभी मौसम जो होता है वो बिगड़ जाता है और जो प्राकृतिक आपदाएं होती है बेटा वो कुछ कठिन भी हो जाती हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा पिछले कुछ समय में जब हमारे यहाँ पर ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, कुछ तूफान आए थे, तो उसमें क्या होता है, अच्छा मजबूत से मजबूत चीज़ भी उखड़ जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ था, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मंदिर का जो एक हिस्सा था वो थोड़ा सा गिर गया था और वो गिरा टूटा हुआ हिस्सा आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है, यानी उसको वहाँ से हटाया नहीं गया है, ताकि आने वाले लोग ये देख सके कि ये भी इसका एक हिस्सा रहा था। और उसको चूँकि हटा देने के बाद में क्या होता है, वो मंदिर जो है वो अपने आप में थोड़ा सा अपूर्ण हो जाता, इसलिए जो चीज़ जहाँ थी उसको आज भी वैसा ही रखा गया है। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, भारत सरकार ने देखा कि ये मंदिर जो है वो दूसरे स्थानों पर बने हुए आकृतियों से थोड़ा सा अच्छा है और विशिष्ट है, बाहर से भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं, तो हमें क्या करना है, उसकी देखभाल करनी थी। उन्होंने उसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे दी। सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देने का मतलब होता है किसी जब स्पेशल कोई स्थान होता है, कोई विशिष्ट जगह, कोई विशिष्ट वस्तु, जब उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाता है, सरकारी मतलब गवर्नमेंट जब उसको अपने हक में ले लेती है, अपने अधिकार में या अपने क्षेत्र में ले लेती है बेटा, तो वो उसकी पूरी देखरेख ऐसे ही करती है जैसे हम अपने घर में रखी हुई किसी चीज़ की देखरेख करते हैं। यानी आप बिना परमिशन उसको देख सकते हैं, ना कोई नुकसान पहुंचा सकते, ना वहाँ पर से आप कुछ ले जा सकते हैं, ना वहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से सरकारी व्यक्ति जो होता है वो बाकायदा उसकी देखभाल करता है। कई बार उसके लिए वहाँ पर उन लोग गाइड भी रखते हैं, वहाँ के लिए वॉचमैन रखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें ज़रूर, लेकिन उसको नुकसान कम से कम पहुंचाए। आपने देखा होगा जब आप ऐसे किसी संरक्षित स्थान पे जाते हैं तो बाकायदा आपको एक टिकट लेना पड़ता है। वो टिकट इसीलिए लिया जाता है ताकि उससे जो राशि प्राप्त होती है उससे उस जगह को ध्यान रखा जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है। समय समय पर इन सांस्कृतिक जो विरासतें होती, धरोहर होती हैं, जिनको कि सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाता है बेटा, उनकी समय समय पर क्या होता है, सफाई होती है, उनकी क्लीनिंग होती है, बाकायदा कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल है, ताजमहल जब बनवाया गया था तब शाहजहाँ ने उसे बनवाया था, लेकिन जब वो चले गए और लोग बार बार उसको देखने के लिए बहुत सारे आते थे, कुछ लोग क्या करते थे, उसकी दीवारों पे अपना नाम लिख देते थे, कुछ लोग वहाँ पर गंदा कचरा कर जाते थे। तो सरकार ने देखा कि इसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, ये ना कहीं ये हमारी आमदनी का जरिया बन सकता है, लेकिन लोग आकर क्या करते हैं, इस सुंदर कलाकृति को बनाई हुई जो है उसको गंदा कर जा रहे हैं और धीरे धीरे इसकी खूबसूरती कम हो रही है। तो उन्होंने उसको क्या करा, सरकारी संरक्षण प्रदान करा और उसके बाद से क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बिना परमिशन के जा नहीं सकता है। अगर आपको ताजमहल को देखना है तो आपको बाकायदा एक स्लिप, एक रसीद कटवानी पड़ती है, इतनी देर आप वहाँ रुक सकते हैं, इतनी देर में आपको बाहर आना होता है। आप वहाँ की किसी चीज़ को छू नहीं सकते हैं, वहाँ की किसी दीवार को टच नहीं कर सकते हैं, गंदा नहीं कर सकते हैं, वहाँ कैमरे लगा दिए गए। ध्यान रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से वहाँ की ना तो कोई वस्तु ले जा सके, ना ही वहाँ की किसी वस्तु को गंदा कर सके। तो वो चीज़ अभी भी वैसी की वैसी
बनी हुई है। बीच में साल के कुछ महीने या कुछ ऐसे दिन होते हैं जब उस ताजमहल को सभी लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर पूरे ताजमहल की अच्छे से सफाई की जाती है, वापस से उसको कलर जो भी जहाँ से वो निकल जाता है वहाँ की मरम्मत की जाती है, उसके ऊपर कुछ स्पेशल रसायन डाले जाते हैं ताकि जो उसका रंग सफ़ेद है वो हमेशा सफ़ेद बना रहे। कई बार हवाओं की वजह से, केमिकल्स की वजह से उसका रंग कहीं पर हल्का पड़ने लगता है तो उसको साफ़ किया जाता है। यानी जो चीज़ जैसी बनाकर व्यक्ति हमारे लिए रख गया था उसको हम वैसा ही देखें, आने वाली पीढ़ियाँ भी उसकी सुंदरता को वैसे ही महसूस करें। तो उसी तरह से जो हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसके लिए सरकार ने कई काम भी किए हैं। फिर हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि जो है वो बढ़ती ही चली गई। आप जब इस मंदिर को देखने जाते हैं तो सिर्फ मंदिर को नहीं, आप इसके बाहर जब जाते हैं तो वहाँ का बाज़ार जो है वो भी देखने लायक है। वहाँ पर हस्तशिल्प की वस्तुएं, मतलब हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका मार्केट बहुत अच्छा है। और ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है बेटा, इसको भारत की जो सबसे सुंदर 7 जगहें हैं, कलाकृतियाँ हैं, उसमें इसका नाम लिखा गया है। इवनली आप देख सकते हैं कि जो विश्व की सुंदर धरोहरें हैं उनमें भी कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम गिना जाता है। यहाँ तक कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को एक संस्था का नाम है बेटा, जो विश्व की सभी अच्छी और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत मुश्किल से बनती हैं, जो बहुत रेयर होती हैं, कीमती होती हैं, जिनको दोबारा बनाना संभव नहीं होता है, जिनके अंदर कुछ बहुत खासियतें होती हैं, ऐसी जगहों को वो ध्यान रखते हैं। अपनी एक पुस्तक में उन्होंने लिस्ट बना के रखी हुई है, उसमें उनका नाम ऐड करते हैं। समय समय पर वो जाकर उसको चेक भी करते हैं कि उसकी सुंदरता में या उसकी खासियत में कोई कमी तो नहीं आई। तो यूनेस्को ने भी उसको विश्व धरोहर, किसमें, विश्व धरोहर में जो लिस्ट बनी हुई है विश्व धरोहर की वस्तुओं की, उन स्थानों में उसको ऐड किया हुआ है। और इस तरह से ये जो मंदिर है वो ऐतिहासिक और आपका जो है धार्मिक, वो दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार जब हम इसकी यात्रा पर गए थे तो वहाँ से हम कुछ अच्छी यादें लेकर लौटे थे। तो इस प्रकार हमने ये पार्ट पूरा पढ़ा था, समझा था। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पार्ट से संबंधित इसके अभ्यास प्रश्नों को करने वाले हैं। तो इसके लिए सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 22 ओपन करेंगे। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, सभी बच्चे अपनी पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग अपनी हिंदी की पुस्तक खोलिए, उसमें पेज नंबर 22 निकालिए और उसमें देखिए बेटा, हमें एक्सरसाइज 1 यानी कि अभ्यास प्रश्न 1 जो दिया गया है वह है श्रुतलेख। श्रुतलेख का कार्य आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। तो हम लोग अपना कार्य अभ्यास प्रश्न 2 से आरंभ करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प पर निशान लगाइए। सही विकल्प पर निशान लगाइए। अब इसमें देखिए बेटा, आपको क वाला वाक्य दिया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के इस राज्य में स्थित है। आपको ऑप्शन दिया है अ गुजरात, ब वाला ऑप्शन दिया गया है बेटा उड़ीसा, और तीसरा वाला जो आपको दिया गया है विकल्प पंजाब। तो हमने जब पाठ को आरंभ किया था तभी हमने समझाया था कि यह कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में है। तो गुजरात में तो है ही नहीं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। पंजाब में भी नहीं है, तो हमारा सही विकल्प है ब वाला ओडिशा। ठीक है। इसके पश्चात ख वाला वाक्य देखिए बेटा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण इस शताब्दी में हुआ था। अ 12वीं शताब्दी, ब 13वीं शताब्दी या स 14वीं शताब्दी। हम पुनः पुनः दोहरा रहे हैं। हमने पाठ को पढ़ा तब भी समझाया था और अभी भी हमने कहा था कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ था।
यानी पूर्णतः हमारा जो विकल्प है वह 13वीं शताब्दी सही है, क्योंकि अंत भी अगर हम कहेंगे तब भी कहलाएगी तो वह शताब्दी 13वीं ही। फिर आपके पास एक ग नंबर का वाक्य देखिए बेटा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण इतने वर्षों में, अगर इसको मैं प्रश्न के रूप में पूछूं तो मैं कह सकती हूँ कितने वर्षों में, तो इसमें आपको अ वाला ऑप्शन दिया है 10 वर्ष, उसके पश्चात आपको दिया गया है 11 वर्ष ब नंबर का विकल्प, और स नंबर का विकल्प दिया है 12 वर्ष। 10 साल में, 11 साल में या 12 साल में आपको ये बताना है। तो हमने कहा था इतने मजदूर और इतने साल, याद कीजिए 10 साल कम थे, 11 साल में भी नहीं। हमारा सूर्य मंदिर जो है वह कितने वर्षों में बना था? 12 वर्ष में। तो आपका स वाला विकल्प जो है वो हमारे उत्तर के रूप में सही है। उसके पश्चात घ वाला वाक्य है, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बनावट है, कैसी है? सूर्य मंदिर की बनावट कैसी है? याद कीजिए, अ रथ जैसी, ब हाथी जैसी या स महल जैसी। हमने पढ़ा था कि सूर्य मंदिर जो है उसकी आकृति हमारी अन्य इमारतों की आकृति से भिन्न है, और उसकी ये जो भिन्न आकृति है वही उसको विशिष्ट बनाती है। यानी कि हाथी जैसी तो हो ही नहीं सकती, अगर हाथी जैसी बनाएंगे भी तो उस मंदिर के अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? हाथी है लेकिन वो कहाँ पर है? उसके प्रवेश द्वार पर है। महल जैसी तो है ही नहीं क्योंकि वो एक मंदिर है। तो कोणार्क की बनावट जो है सूर्य मंदिर की वो किसके जैसी है? रथ के जैसी है ना? तो हमारा अ वाला विकल्प इस के हिसाब से सही बैठता है। अंतिम वाक्य है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। किसने दिया था? कोई बता सकते हैं? पहला भारत सरकार ने, दूसरा यूनेस्को ने, या तीसरा दोनों ने? विश्व धरोहर का दर्जा अगर सिर्फ देश की है तो वो सांस्कृतिक धरोहर हो जाती है, लेकिन यहाँ उसने बोला है विश्व धरोहर का दर्जा। विश्व धरोहर मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ आपके देश के लिए कीमती नहीं है, जो पूरे विश्व के लिए कीमती है। तो यहाँ पर हमारा ब वाला जो विकल्प है यूनेस्को वह सही है। तो आप ब वाले विकल्प को सही का निशान लगा लीजिए। सभी छात्र एक बार इस अभ्यास प्रश्न को अपने अभ्यास प्रश्न से मिला लीजिए। चलिए, इसके पश्चात हम अपना अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न उत्तर। उत्तर नंबर क। हम पुनः कह रहे हैं ये कार्य आप अपनी पुस्तक में कर रहे हैं, तो आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी या तो रफ कॉपी में लिखेंगे अथवा बहुत संक्षिप्त रूप में आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे बेटा। चूँकि मौखिक प्रश्न उत्तर है अर्थात वो सिर्फ बोलने के लिए है, किंतु जब हम मौखिक प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं तो इसके तहत क्या होता है कि हम अपने पार्ट का एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें क्या चीज़ समझ में आई और क्या नहीं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, कोणार्क का क्या अर्थ है?
कोणार्क का क्या अर्थ है। पाठ में हमने बहुत पहले जब मंदिर की रचना के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहली एक लाइन हमने पढ़ी थी, कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोण। याद आया आप सभी को? सूर्य का कोण। उत्तर नंबर ख देख लीजिए। प्रश्न नंबर ख है हमारा, मंदिर की सीढ़ियों के। मौखिक प्रश्नों की ये बड़ी अच्छी खासियत होती है कि उसका उत्तर हमें बड़ी आसानी से पता भी होता है और लिखने में भी आसानी होती है। मंदिर की सीढ़ियों के दोनों ओर किनकी मूर्तियां बनी हैं। यहाँ आकर हमारा प्रश्न आता है कि किनकी। किनकी की जगह हमको सिर्फ क्या लिख देना है, शेरों की मूर्तियां बनी हैं। बनी है, सॉरी बनी थी, है ना। फिर हम घूम कर आ चुके हैं। चलिए इसके पश्चात उत्तर नंबर ग, यूनेस्को ने कोणार्क के सूर्य मंदिर, यूनेस्को ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को कौन सा दर्जा दिया है। अभी हम लोगों ने सही विकल्प में इस चीज को पढ़ा था। तब हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा किसने दिया। यानी कि यहाँ पर अब जो उत्तर था वो प्रश्न बन गया है, तो हम क्या करेंगे, जो वहाँ प्रश्न था उसे हम उत्तर बना लेंगे। बहुत आसान है। विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। सभी छात्र छात्राएं एक बार इसको लिख लीजिए और मिला लीजिए। मैं पुनः दोहरा रही हूँ, आप सिर्फ मुख्य उत्तर को भी अपने संक्षिप्त उत्तर के रूप में पुस्तक में लिख सकते हैं, और यदि आपको थोड़ी सी याद रखने में दिक्कत है तो आप इन उत्तरों को अपनी रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम आपको दे रहे समय, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके पश्चात हम अपना अगला वाला एक्सरसाइज या अभ्यास प्रश्न आरंभ करते हैं, जो कि रिक्त स्थान है बेटा, है ना। अभ्यास प्रश्न 3, रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। ठीक है, उचित शब्द भरिए। अब आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों को पढ़कर उनके समक्ष हमें जो दो विकल्प दिए गए हैं, हमें उन विकल्पों को क्या करना है, इसमें से सही विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है।
हम भी इस बार रिक्त स्थान की यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर नंबर क, हम भी इस बार रिक्त स्थान की यात्रा पर निकल पड़े। दो विकल्प दिए गए हैं आपको, कोणार्क या हरिद्वार। तो हमारे पाठ को देखते से हमें पता है कि हम कौन सी यात्रा पर गए थे, कोणार्क की यात्रा पर गए थे, है ना। तो हमारा सही रिक्त स्थान क्या है, कोणार्क। इसके पश्चात कोणार्क का पूरा रास्ता रिक्त स्थान के किनारे किनारे बना है। कोणार्क का पूरा रास्ता रिक्त स्थान के किनारे किनारे बना है। सड़क के किनारे बना है कि पहाड़ के किनारे बना है कि नदी के किनारे बना है। आपको दो विकल्प दिए हैं, एक तो नदी है और एक समुद्र है। तो हमारा सही रिक्त स्थान क्या है, समुद्र। हमने पहले ही पढ़ा था कि कोणार्क जो है वह समुद्र के किनारे पर है और मंदिर भी समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है। तीसरा, कोणार्क के सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर रिक्त स्थान की दो प्रतिमाएं बनी थी। ध्यान से सुनिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर रिक्त स्थान की दो प्रतिमाएं, शेर या बाघ। याद कीजिए, बाघ तो है ही नहीं, हमने पहले कहा था, क्योंकि शेर जो होता है वो हाथी से ताकतवर होता है और उसके मुंह में दो हाथी भी दबोचे हुए थे। याद आया? हाँ। अंतिम, कोणार्क का सूर्य मंदिर रिक्त स्थान पहियों वाले रथ के आकार में बना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रिक्त स्थान पहियों वाले, कितने पहियों वाले? देखिए, 24 पहियों वाले, न कि 12 पहियों वाले। तो हमारा सही उत्तर क्या है, 24। तो सभी छात्र छात्राएं एक बार इन रिक्त स्थानों को ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में लिख लीजिए ताकि हम अपना अगला प्रश्न आरंभ कर सकें। चलिए, इसके पश्चात सभी लोग अपनी बुक का पेज नंबर 23 निकालेंगे बेटा। सभी ने, उम्मीद करती हूँ, अपने रिक्त स्थान जो है वो फिल कर लिए होंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो अभ्यास प्रश्न है वह है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और हमारे सभी छात्रों को पता है कि यह वाला कार्य जो है वह हम अपनी उत्तर पुस्तिका में करते हैं। तो इस प्रश्न को अभी हम यहीं पर लीव कर रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। एक साधारण सा प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि हमारी जो प्राचीन इमारतें बेटा, उनको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? मतलब और कोई उपाय जो आपको ऐसा लगता हो जिसके द्वारा हम लोग अपनी पुरानी चीज़ों को और अच्छे से संभाल कर रख सकते हो। कोई और ऐसे उपाय यदि आपको पता है तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो समय का प्रतीक है। तो वो हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है, अगर आपके मंदिर के पहिए समय का सही समय बता सकते हैं तो आप लोगों के पास जो समय होता है आप उसका सही उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो हमारा आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और बाकायदा आप मुझे सेंड करेंगे। आपके पेज नंबर 23 पर देखिए बेटा, आपको दो प्रश्न दिए गए हैं, है ना, मूल्यपरक प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप बाकायदा अपने
HW वाले पार्ट में लिखेंगे और फिर हमें सेंड करेंगे ताकि हम उन्हें चेक कर सकें। पहला, प्राकृतिक या अपनी सांस्कृतिक वस्तुओं या स्थानों को बचाने के लिए हम और क्या उपाय कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम अपने खाली समय का उपयोग कहाँ और कैसे करेंगे, जो कि अभी आप लोग के पास बहुत सारा है। तो आप लोग अपने फ्री टाइम का यूज़ कैसे या कौन से अच्छे वर्क में करते हैं वो आप हमें 2-3 लाइनों में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम जाते हैं अपनी भाषा की समझ पर। तो हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं। अब हम अपनी भाषा की समझ में देखिए, भाषा की समझ के लिए पहला प्रश्न हमें दिया गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा हमने आपको पहले ही बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। मेरा नाम, इस वस्तु का नाम, इस जगह का नाम, जो भी आप बोलते हैं वो संज्ञा है। लेकिन अगर मैं इन नामों के प्लेस पर या इनके स्थान पर कोई दूसरा अल्टरनेट वाला शब्द यूज़ करती हूँ या प्रयोग करती हूँ तो वो जो शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। शालिनी पढ़ाती है, ये वाक्य में मैंने अपना नाम प्रयोग किया, लेकिन क्या ये सही था? अगर मुझे ये वाक्य बार बार अगर कोई बोलना है जिसमें मुझे बार बार अपना नाम प्रयोग करना है तो मैं क्या बोलूँगी, मैं पढ़ाती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने शालिनी की जगह जो मैं शब्द प्रयोग किया है वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। नॉर्मली मैं पेन से लिखती हूँ, अगर मैं पेन की जगह पर कोई ऐसा शब्द प्रयोग करूँ जो पेन के ही जैसा हो या पेन को ही दिखाता हो, मैं इससे लिखती हूँ, इस मतलब आपको मेरे हाथ में इस चीज़ को देखकर पता चल गया कि मैं पेन से लिख रही हूँ। अगर मैंने पेन की जगह क्या लिख दिया, इससे, तो इस शब्द भी क्या हो जाता है, पेन का ऑप्शनल है तो वो भी सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमें कुछ ऐसे ही वाक्य दिए गए हैं और हमें उन वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को निकालना है और लिखना है। तो हम अपना पहला वाक्य जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें से सर्वनाम वाले शब्द को छाट रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1, सर्वनाम शब्द चुनिए। सर्वनाम शब्द चुनिए। ठीक है, पहला क वाला वाक्य देखिए बेटा, हम कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने गए। हम कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने गए। इस वाक्य में हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति जिनका कोई नाम है, तो उन्होंने क्या करा, 4-5 लोग थे, जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, ये 4 लोग थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सीता, गीता, राम, श्याम कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने गए। उन्होंने डायरेक्ट उन 4 नाम की जगह क्या बोल दिया, हम, यानी नाम के स्थान पर क्या शब्द आया, हम। तो इसमें से सर्वनाम क्या हो गया, हम। तो यहाँ पर आप लोग सर्वनाम शब्द चुनकर लिख दीजिए, हम। फिर ख वाला वाक्य देखिए बेटा, उन्होंने इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम दिया। ब्लैक पैगोडा नाम दिया। वहाँ एक छोटा सा बाजार भी है। चलो, द्वितीय वाक्य, उन्होंने इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम दिया। जब किसी वाक्य को प्रश्न में कन्वर्ट कर लिया जाए तब हमें पता चल जाता है
कि वहां पर सर्वनाम का प्रयोग है। उन्होंने, किन्होंने, किसको, तो इसको, इस मतलब कोणार्क, उन्होंने, यूरोपीय ने, मतलब यूरोपीय की जगह पर उन्होंने शब्द हमने प्रयोग कर लिया। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोडा नाम दिया, लेकिन कोणार्क की जगह क्या शब्द यूज हो गया है, इस, यानी संज्ञा के बदले में यहाँ पर सर्वनाम में ये दो शब्द प्रयोग हुए हैं। तो इस वाक्य में हमारे दो सर्वनाम निकलते हैं बेटा, एक उन्होंने और दूसरा है इस। ठीक है। तीसरा आपका है वाक्य, वहां एक छोटा सा बाजार है। कोणार्क में एक छोटा सा बाजार भी है। तो कोणार्क के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग हुआ यहाँ, वहां। तो हमारे इस वाक्य में से सर्वनाम शब्द हमने निकाल लिया, वहां। फिर अगला वाक्य, मैंने रथ के पहिए पर पड़ने वाली छाया देखी। मैंने रथ के पहिए पर पड़ने वाली छाया देखी। तो यहाँ पर मैंने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मेरे स्थान पर, मतलब मेरे नाम के स्थान पर यह शब्द आया है। रथ की जगह पर रथ है, पहिए पर पहिया है, छाया की जगह छाया है। तो मेरा सर्वनाम शब्द क्या हो गया, मैंने, है ना। अंग, आप भी कोणार्क का मंदिर देखकर हैरान हो जाएंगे। आप भी कोणार्क का सूर्य मंदिर देखकर हैरान हो जाएंगे। और अंतिम वाक्य है, प्राचीन समय की इमारतें भी, प्राचीन समय की इमारतें हमारी अनमोल धरोहर हैं। हमारी अनमोल धरोहर हैं। अब देखिए बेटा, हम पुनः बता रहे हैं कि यहाँ पर कोणार्क की जगह पर कोणार्क ही है, सूर्य मंदिर के स्थान पर सूर्य मंदिर ही है। यानी कि एक नाम के स्थान पर जो शब्द ऑप्शनल हुआ है वह शब्द है हमारा आ। तो हमारा सर्वनाम शब्द क्या निकल गया, आ। फिर प्राचीन समय की इमारतें हमारी अनमोल धरोहर है। किसकी धरोहर है, हमारी। तो सर्वनाम वाला शब्द हमारा निकला है हमारी। यहाँ पर हमने पूरे भारत के लोगों का नाम नहीं लिया है। प्राचीन समय की इमारतें, इसकी उसकी जो भी हम शब्द बोलेंगे, हम पूरे इतने 35 करोड़ या जितने भी लोग हैं उन सबका नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन हमारी बोला मतलब उसमें सारे पूरे देश के लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सर्वनाम शब्द वाला अभ्यास प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके आगे के अभ्यास प्रश्न हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो सभी छात्र छात्राएं अगली बार अपनी पुस्तक लेकर पुनः हमारे साथ बैठेंगे। आप पहले इस कार्य को एक बार फिर से अपनी पुस्तक में मिला लीजिए और सारे उत्तर पुनः एक बार चेक कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको आज का कार्य अच्छे से समझ में आया होगा। और सर्वनाम शब्द हम लोग पहले भी अपनी कक्षा में कर चुके हैं। तो सभी छात्र छात्राएं पुनः इस कार्य को अपने इसमें दोहराएंगे। और फिर से कह रही हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी गृह कार्य दिया है वह कार्य आप अवश्य करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वह कार्य आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ होमवर्क आप लोगों के लिए, पेज नंबर 23।
मूल्यपरक प्रश्न। और आपकी ये कक्षा आज इस होमवर्क के साथ यही समाप्त होती है। धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय।